नमस्कार दोस्तों, प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैं आप लोग को कल बता चुका था कि ये जो लैंग्वेज पेपर कल जो लैंग्वेज पेपर का जो इकोनॉमिक्स था उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। अब ये पार्ट 3 जो स्पेशल इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है उसका TRE 1 का क्वेश्चन आंसर आज हम कंप्लीट करेंगे। उसी तरह TRE 2 को लेके आएंगे, उसके बाद TRE 3 को लेके आएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। 13 तारीख से इकोनॉमिक्स का बैच लॉन्च हो रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, यानी प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर जुड़िए। और TRE 4 में जो 1,46,000 60,000 के करीब वैकेंसी आने वाली है उसमें एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप एक अपना सीट क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए, यानी अपने एक सीट को फिक्स कीजिए। हमारे साथ जुड़कर प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर जुड़िए और एडमिशन लीजिए। और 13 तारीख से हमारे साथ इकोनॉमिक्स के क्लास में जुड़िए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जोड़ सकते हैं आप, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जोड़ सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है TRE 1 का, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, यानी अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है, बता रहा है कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन कराने की बात करता है। तो चलिए, कह रहा पहला ऑप्शन है वेज टू रिड्यूस वांट्स टू eliminate the problems of scarcity, यानी दुर्लभता दुर्लभता की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यकता कम करने के उपायों का। दूसरा कह रहा है कि द चॉइस वी मेक बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, यानी दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका। तीसरा कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस गुड्स टू दोज इन नीड, यानी जरूरतमंदों को अधिशेष वस्तुओं को वितरण करना। कह रहा है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी। देखिए, इकोनॉमी जब आप लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को जब पढ़ेंगे आप लोग, तो इकोनॉमिक्स बताता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, क्या है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेस जो है उससे हम अपनी नीडेड कैसे पूरे कर सकते हैं, यानी उसका एलोकेशन हम कैसे कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, किस जिनको ज़रूरत है उनको करेंगे हम, किनको जिनको ज़रूरत है उनके लिए करना हमारे लिए, यानी हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर पाएंगे, क्या बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर पाएंगे, किसके लिए कर पाएंगे, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। यानी जिनको ज़रूरत है उसके लिए हम कर पाएंगे, ज़रूरतमंदों के लिए कर पाएंगे, यानी नहीं कि जिनके पास फुलफिल है उनको हम देंगे, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम किस ढंग से, किस इफेक्टिव से कर सके, यही हमको इकोनॉमिक्स सिखाता है। जो हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो इसका आंसर होगा जो दुर्लभता यानी स्कार्सिटी के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका, यानी हम स्कार्सिटी, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस, क्या है, रिसोर्सेस स्कार्सिटी है, और स्कार्सिटी में हम क्या चुनेंगे, तो स्कार्सिटी में हम चुनेंगे कि किसको ज़रूरत है, जो रिसोर्सेस है, यानी मान के चलिए कि जो BPL के अंदर आते हैं, नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, उनको ज़रूरत है तो उनको हम देंगे, या APL के अंदर देंगे, यानी जो गरीब को हमको देना है कि अमीर को देना है, यानी ये हमें चुनने की शक्ति देता है। कौन देता है, तो ये चुनने की शक्ति हमें इकोनॉमिक्स देता है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी कराता है द चॉइस वी मेक बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी के कारण जो विकल्प होता है, यानी दुर्लभता के कारण जो विकल्प होता है वो चुनने की आज़ादी, हमको चुनने की स्टडी, चुनने का अध्ययन कराता है, कौन, इकोनॉमिक्स कराता है। तो आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर होगा इसका बी। क्या होगा, आंसर इसका बी होगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, यानी उत्पादन संभावना वर्ग की ढलान है, क्या है, मूल बिंदु क्या उत्तल है, कि मूल बिंदु के उत्तल है, ये एक सीधी रेखा है, तो इधर क्या होगा, ये मूल बिंदु के अवतल है, क्या है, तो मूल बिंदु के अवतल है, मूल बिंदु का अवतल है, क्या है, मूल बिंदु का अवतल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट अलोंग एन
आइसोक्वांट यानी एक समतोपाद के साथ साथ क्या स्थिरांक है? तो लेवल ऑफ लेबर किसकी बात कर रहा है? श्रम के स्तर की बात कर रहा है, या लेवल ऑफ कैपिटल पूंजी के स्तर की बात कर रहा है, या ओनली वन या ओनली टू, या कह रहा है डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑफ आइसोक्वांट, या कह रहा है कि इसमें कह रहा है लेवल ऑफ लेबर और लेवल 2 कह रहा है, और उसमें कह रहा है कि कौन होगा, केवल 1 होगा या केवल 2 होगा, या समोत्तोपाद की स्थिति पर निर्भर होगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द कंज्यूमर इनकम डिक्लाइन देन द डिमांड फॉर, यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो क्या होता है? यानी जब भी उपभोक्ता की आय गिरती है तो क्या होता है? सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, या निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, या श्रेष्ठतर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से किसकी? उपभोक्ता। किसकी? कंज्यूमर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंज्यूमर की बात कर रहा है। जबकि कंज्यूमर की बात कर रहा है कि जब कंज्यूमर की आय गिरती है, यानी जो कंज्यूमर है उसकी इनकम डिक्रीज हो रही है, तो नॉर्मल गुड्स विल बी इंक्रीज, बिल्कुल भी नहीं। जब आय ही क्या कर रहा है? कम हो रहा है खाने वाले लोगों को, तो वस्तु की मांग कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। लोगों के पॉकेट में पैसा ही नहीं है, तो जब पैसा नहीं है तो डिमांड कैसे क्रिएट होगा? डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगा। डिमांड क्रिएट कब करते हैं? जैसे मान के चलो अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो और अभी आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो अभी आप मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन नौकरी लग जाने के पास, मास्टर बन जाने के पास आपकी सैलरी मिलने लग जाएगी, और सैलरी मिलने के बाद आपके पॉकेट में पैसा आ जाएंगे, जिसके वजह से क्या करेंगे? आप मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा तो सामान्य वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले खरीदने वाले 10 लोग थे, अब खरीदने वाले 12 लोग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी? सप्लाई जो है यानी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। देखिए इसी डिटेल में आप लोग को अगर इकोनॉमिक्स का बैच नहीं ले रहे हैं तो आपको सीट मिलना दुश्वार हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए और एक अपना सीट क्या के ऐसे ही एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरी क्लास दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कह रहा इनफेरियर गुड्स विल बी इंक्रीज, बिल्कुल जिनकी कोई जरूरत नहीं वो इंक्रीज हो सकता है, और सुपीरियर गुड्स विल बी यानी श्रेष्ठता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, इन्फीरियर की बात करेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी होगा। क्या आंसर होगा? तो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलास्टिसिटी कोफिशिएंट फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज, पूर्णतः लोचेदार मांग वर्ग की लोच का गुणांक है। मैं पिछले क्लास में भी इसको बता चुका हूं। क्या होगा? इन्फिनिटी की बात करता है। किसकी? देखिए एक होता है नीचे लोचदार, और ऊपर में क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। जैसे में ये कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, डिमांड का प्राइस जैसे बढ़ेगा, डिमांड का प्राइस हमेशा ऐसे बढ़ेगा। तो जब यहाँ की बात होती है तो यहाँ मीडियम की बात होती है। किसकी बात होती है? तो यहाँ मीडियम की बात होती है, और यहाँ जो बात होती है इन्फिनिटी की, और यहाँ किसकी होती है? जीरो की। तो एक कह रहा है द इलास्टिसिटी कोफिशिएंट फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज इन्फिनिटी। क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है who basically propounded the concept of law of equimarginal utility, यानी मूलतः किसने सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिपादित किया है? बताइए 76 किसने किया है? किसने किया है? तो किसने किया है? तो गॉसेन ने। किसने? आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। गॉसेन ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है, यानी सप्लाई के बारे में निर्धारक नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है, तो बताइए। कह रहा है डी डिमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट यानी प्रदर्शन प्रभाव, उसके बाद कह रहा है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, उसके बाद कह रहा है भविष्य में मूल्यों के प्रति अपेक्षा, और कारोबार की नीति पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नॉन ऑफ द, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है, पूर्ति का निर्धारक यानी क्या, टैक्स, टैक्स क्या है, पूर्ति का निर्धारण नहीं है। जैसे मान के चलिए डिमांड और सप्लाई की बात करता है, जब भी डिमांड कब होता है, लोग टैक्स में अगर कम कर दिया जाए तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वहीं टैक्स बढ़ा दिया जाए तो सप्लाई, तो इसका आंसर क्या होगा, टैक्सेशन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, यानी सी की बात करेगा, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन की बात करेगा, इसकी पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन की बात करेगा, या एक्सपेक्टेशन की बात करेगा, या प्रदर्शन प्रभाव की बात करेगा, बताइए किसकी बात करेगा। फिर से एक बार और इसको देखें 77, तो टैक्सेशन की बात कब होती है, जब टैक्सेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या होगा, डिमांड और सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा नहीं पूर्ति का निर्धारक नहीं है, तो कौन नहीं है, प्रदर्शन प्रभाव, क्या है, ईवी है, ईवी है, लेकिन ए नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 77 का आंसर क्या होगा, तो 77 का आंसर ए होगा, क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट यानी प्रदर्शन प्रभाव जो होता है वो पूर्ति का निर्धारक नहीं है, क्या है, प्रदर्शन प्रभाव, कौन सा, प्रदर्शन प्रभाव की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय एक सम लागत रेखा मूल स्थान और भी दूर स्थानांतरित कर दी जाएगी, यानी कह रहा है एन आइसो कॉस्ट लाइन विल बी शिफ्टेड फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कह रहा है कि यदि दोनों आगतों का मूल्य बढ़ता है, यदि कुल लागत बढ़ती है, यदि तकनीक में प्रगति होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइए 78 का आंसर क्या है। तो देखिए एक सम लागत रेखा मूल स्थान से और भी दूर स्थानांतरित कर दी जाती है जब दोनों आगतों का मूल्य बढ़ता है, यदि कुल लागत बढ़ती है या तकनीकी, तो इसमें से क्या होगा, एक से अधिक की बात करता है, डी होगा, क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 79 की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो 79 की कह रहा है the producer is not at equilibrium when MC greater than AMR because profit can be increased by producing more। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लॉस कैन बी इंक्रीज बाय नो प्रोडक्शन, सी कह रहा है बेनिफिट इज लेस देन कॉस्ट, और डी कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी जब उत्पादक एमसीआर और एमआर की स्थिति में संतुलन में नहीं होता है तो क्या होगा, अधिक उत्पादन करके लाभ को बढ़ाया जा सकता है, या उत्पादन बंद करके हानि को बढ़ाया जा सकता है, या लाभ लागत से कम होती है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बेनिफिट इज लेस देन कॉस्ट, सी मैंने बताया था इसका जब भी होता है एएमआर और एमसी ऐसे ही इसका ग्राफ बनता है, पिछली क्लास में भी इसको इसका जब कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे तो फिर इसका पता चलेगा कि इसकी कंसेप्ट कितनी बेहतर दी जाएगी आप लोग को। अब आ जाइए 79 की हम बात करेंगे, 79 तो हो गया, 80 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 80 की, कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में प्रवृत्ति परिवर्तन का बिंदु है, क्या है, जहां कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ना शुरू होता है, जहां कुल उत्पाद घटती दर से घटना शुरू होता है, जहां कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ना शुरू होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर,
आंसर होगा इसका, जहां कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ना शुरू होता, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यानी जहां कुल उत्पाद क्या है, घट रहा है, पहले घट रहा है यानी उत्पादन जो है वो घट रहा है घटती दर से, यानी इसकी रेट क्या है, घटती दर से, फिर क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो जा रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में परिवर्ती का परिवर्तन बिंदु कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 81 गोदाम का किराया किस लागत का एक घटक है। क्या कह रहा है कि गोदाम का किराया किस, गोदामों का जो किराया होता है किस लागत का एक घटक है। तो गोदाम का वितरण की बात कर रहा है, किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। प्रोडक्शन का अलग चीज होगा, प्रोडक्शन का कारक होता है, उस प्रोडक्शन का कारक 4 होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, एक वितरण की बात कर रहा है, वितरण लागत, यानी यहाँ से आएगा फिर दूसरे जगह जैसा ये दूसरे जगह से लेकर आया और अपना किराया दिया, यानी मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है किसी गोदाम में अपना सामान रखा है, वो कहीं से अर्न किया, वहां से वो वितरण किया, फिर यहाँ लाया, फिर वहां दिया, तो गोदाम का जो किराया होता है उसका वितरण लागत होता है। क्या होता है, वितरण लागत की बात करता है, किसकी, वितरण लागत की, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करता है। किसका, देखिए एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एक एक्सचेंज का होता है, क्या होता है, विनिमय की बात करता है, एक्सचेंज। ये सब आप लोग को हमारे साथ जब जुड़ेंगे तब हम बताएंगे कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके लिए आपको हमारे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में आना पड़ेगा और वहाँ पे आपको इसको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डिटेल बताया जाएगा कि कैसे किसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कब करेंगे, कब एक्सचेंज करेंगे, यानी विनिमय कब करेंगे, कब वितरण करेंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में कब विनिमय होता है, कब वितरण होता है। इसकी डिटेल के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए 13 अगस्त से। अभी क्या है, वितरण लागत इसका आंसर होगा, क्या होगा, वितरण लागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following is typical example of pure और परफेक्ट कंपटीशन, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है। तो रेलवे तो वैसे ही नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो गेमिंग वैसे ही नहीं होगा, जहां क्या कह रहा है, प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट, जिसको कौन देखती है, सेबी देखती है, सेबी देखती है। अब सेबी क्या होता है, इसकी डिटेल स्टडी हम क्लास में करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया है, स्टॉक एक्सचेंज की बात करती है, किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की, जो स्टॉक मार्केट कर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, टिपिकल एग्जांपल ऑफ प्योर परफेक्ट कंपटीशन। तो वीडियो गेमिंग वैसे नहीं होगा, वीडियो गेमिंग क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट की बात करेगा, किसकी बात करेगा, स्टॉक मार्केट की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि which of the following is not type of market structure, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार संरचना का स्वरूप नहीं है। तो प्रतिस्पर्धी एकाधिकार, कॉम्पिटिटिव मोनोपोली, यही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपली है यानी अल्प अधिकार है, प्रतिस्पर्धी एकाधिकार नहीं है, प्रतिस्पर्धी एकाधिकार नहीं है, क्या है, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकाधिकार के बारे में गलत है। क्या कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्टेटमेंट अबाउट ऑफ मोनोपोली इज फॉल्स। पहला है, ए मोनोपोली हैज नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट, यानी एक अधिकार में प्रवेश या निकास के लिए कोई बाधाएं नहीं होती है। उसके बाद कह रहा है ए मोनोपोली इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ द गुड, यानी एक अधिकार वस्तु का केवल मात्र उत्पादक गुड्स है। दूसरा कह रहा है द गुड्स प्रोड्यूस बाई मोनोपोली हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, एक अधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई नजदीकी स्थापना नहीं होता। देखिए, और ये क्या, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं,
तो एक देखिए एकाधिकार में प्रवेश और निकास के लिए कोई बाधाएं नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कोई बाधाएं नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी मूल्य विभेद डैश भी कहा जाता है। तो औसत लागत मूल्य निर्धारण, विभेद मूल्य निर्धारण या अंतर मूल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। सब होता है, क्या होता है? सब होता है। तो एक से अधिक की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये मोनोपोली एकाधिकार, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो मोनोपोली से ही क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? तो मोनोपोली से ही क्वेश्चन आ गया आपको। तो क्या कह रहा है? प्रतिस्पर्धा फर्मों की तुलना में अधिक मूल्य लेता है यदि अन्य बातें समान है। दूसरा कह रहा है प्रतिस्पर्धी बाजार की तुलना में अधिक उत्पादन करता है यदि बातें सामान्य हो। तीसरा कह रहा है बाजार की अनेक फर्मों में से एक होता है या उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। तो देखिए एक अधिकार की जो बात होती है वो किसकी बात होती है? तो प्रतिस्पर्धी फर्मों की तुलना में अधिक मूल्य लेता है यदि अन्य बातें क्या है? समान होंगे। ये कहता है कि चार्ज हायर प्राइस देन कॉम्पिटिटिव फर्म्स इफ ऑल अदर थिंग रिमेन सेम। उसकी बात करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। किसकी बात करेगा? ए की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स ऑफ सिंक डिमांड इज बीइंग एक्सप्लेन इज ओलियोगोपली, यानी कह रहा अल्प अधिकार में विकुंचित मांग वर्ग की किस विशेषता को विश्लेषित किया जाता है? बताइए। तो कह रहा है 87 का आंसर आप दे सकते हैं। तो कह रहा है देखिए इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट ये भी नहीं होता है। मूल्य कठोरता, जहां हम प्राइस रिजिडिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो प्राइस रिजिडिटी की बात करते हैं, यानी मूल्य कठोरता की हम बात करते हैं। प्राइस रिजिड की बात करते हैं कि हम नहीं बढ़ेंगे, तो रिजिडिटी की बात करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी एग्जिस्ट्स बिकॉज, यानी अभाव की स्थिति विद्यमान होती है डिमांड के लिए या सप्लाई के लिए, या दे आर नॉट इनफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस एवरी वंस वांट। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए। देखिए इकोनॉमिक्स की भाषा में अभी बताया मैंने, इकोनॉमिक्स में क्या है? तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज की क्या है? स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी है। क्या है? स्कार्सिटी है। और हमारी जो वांट्स है, हमारी जो डिजायर है वो क्या है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, जो कभी पूरा नहीं हो सकती है किसी भी पैमाने पर, चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो या कितनी भी गरीब व्यक्ति हो। गरीब व्यक्ति को सभी साधन दे दिया है तभी उसकी डिमांड हमेशा रहेगी, और अमीर व्यक्ति के पास लाख रिसोर्सेस होते हुए भी उसके पास भी कमी होगा। तो स्कार्सिटी की बात हमेशा होती है किसमें? इकोनॉमिक्स में। अब उसी स्कार्सिटी से, यानी उसकी रिसोर्सेस की कमी से हम उस चीज को फुलफिल करते हैं जो हमारी जरूरत की चीजें होती है, यानी जो हमारी नीडेड होती है उसी को हम लोग फुलफिल करते हैं। तो इसका आंसर होगा क्योंकि देयर आर नॉट इनफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस एवरी वन वाट्स, यानी हर किसी की इच्छा हम कभी पूरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है? पर्याप्त साधन नहीं है, यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। जितना चाहिए उतना भी नहीं है, उससे भी कम है। यानी अगर हमारे पास जितना होना चाहिए उससे भी कम होने के कारण क्या है कि हम क्या करेंगे? तो पर्याप्त साधन नहीं दे पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज रिलेटेड टू, यानी सीमांत उत्पादकता सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस, या रिम्यूनरेशन ऑफ रिसोर्सेस संसाधनों की परिश्रमिकता से, या कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी से। तो वही सीमांत की संसाधनों की परिश्रमिक से। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वासी रेंट इज फिनोमिना ऑफ, आभास लागन का एक घटक है। क्वासी किसकी बात करता है? क्वासी की बात करता है। तो क्या है? टेम्पोरी नेचर है। क्या है? एक एक टेम्पोरी नेचर है। क्या है? मीडियम नेचर बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म। क्या होता है क्वासी? इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो क्वासी एक कंसेप्ट होता है जिससे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। टीआरई 1 में भी देखा गया है, टीआरई 2 में भी देखा गया और टीआरई 3 में भी देखा गया है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेम्पोररी नेचर, अस्थायी स्वभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर, यानी ब्याज दर में परिवर्तन से डैश हेतु रखे गए धन की मात्रा प्रभावित होती है। लेन देन बताइए क्या होती है? यानी बताइए तो क्या रहा? सबसे ज्यादा दिक्कत अगर होती है तो सट्टा परियोजना में क्या होता है? स्पेकुलेटिव मोटिव में होता है, नॉर्मल मोटिव में नहीं होता है। सट्टे की जो लेन देन होती है ना, सट्टे की, उसकी बात करती है। सट्टे की लेन देन में इसकी सबसे ज्यादा बात होती है किसकी? तो ये सट्टे की लेन देन में किसकी? सट्टा परियोजना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व, यानी व्यक्तिगत श्रम आपूर्ति क्या करता है? शिफ्ट डाउनवर्ड्स इफ वर्कर्स प्रीफरेंस फॉर लेजर इंक्रीजेस, यानी यदि श्रमिक की आवश्यकताओं के प्रति प्राथमिकता बढ़ती है तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। दूसरा कर इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन, यानी उत्पादन में तकनीकी प्रगति से प्रभावित होती है। उसके बाद कह रहा है कि यदि उत्पादन में तकनीकी प्रगति हो तो बाईं ओर शिफ्ट हो। बिल्कुल नहीं, तो सिंपल सा है, उत्पादन में तकनीकी प्रगति से क्या होती है? प्रभावित नहीं होती है। यानी कोई भी उत्पादन अगर किया जाए तकनीक से क्या हो जाएगा? वो प्रभावित होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि और क्या हो जाएगा? इफेक्ट होगा, और आगे उत्पादन होगा, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। जब किसी चीज में हम टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं तो उत्पादन और क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर बिलोंग्स टू विच मार्केट, पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वर्ग किस बाजार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो श्रम से संबंधित है। किससे? श्रम से, लेबर से संबंधित है। किससे? लेबर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if the actual reward is greater than the value of risk then the company will face, या यदि वास्तविक पुरस्कार जोखिम मूल्य से अधिक हो तो कंपनी का सामना करनी होगी। किसका? हानि का सामना करनी होगी या लाभ का या कामबंदी का? यानी वास्तविक पुरस्कार जोखिम मूल्य से, तो बताइए किसकी सामना करनी पड़ेगी? तो लाभ का। किसकी? तो लाभ का, लाभ का सामना करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन का मूल्य निर्धारण किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का जो मूल्य है वो निर्धारण किया जाता है। बताइए। ये तो बहुत, किसी भी वस्तु और सेवा का निर्धारण कैसे? बाजार के अनुसार किया जाता है। बाजार में अगर मान के चलिए कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत 10 रुपया है, तो बाजार निर्धारित कर रही है कि आप 10 रुपये भाव से पूछेंगे। कोई सर्विस दे रहा है और मान के चलिए कि उस सर्विस की कीमत बाजार ने तय किया है कि उस सर्विस का कीमत बाजार में 10 रुपया होना चाहिए, 20 रुपया होना चाहिए, तो सभी लोग क्या करेंगे? उसी के आगे पीछे देंगे। तो कौन तय करता है? बाजार मूल्य पर निर्धारित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 95 के आंसर क्या हो जाएगा? सी की बात करेगा, बाजार रे मूल्य पर बात करेगा, बाजार रे मूल्य की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट द प्रोडक्शन पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बिंदु पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का कुल मूल्य है? तो बताइए कौन है? तो एक कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक नियमों के अनुसार मुद्रा की अतिरिक्त मांग, एक्सेस डिमांड फॉर द मनी अकॉर्डिंग टू से लॉ इन द इकोनॉमिक्स, से लॉ क्या है? से लॉ, इसका हम लोग डिटेल देखेंगे
97, 97 का आंसर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आगे कह रहा था उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियमों को किसने प्रतिपादित किया था, रिकॉर्ड या पिगू या किन्स, बताइए किसने किया था। तो किन्स ने, किन्स, किन्स। उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियमों को किसने प्रतिपादित किया था, किन्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज कॉल्ड, स्लोप बताया था मैं, एपीसी एमपीसी। इसका आप लोग अगर क्लास अभी जो पीछे रिकॉर्ड जो आप लोगों का क्लास हुआ है पीछे ही क्लास में ही आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर 99, 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा। क्या होगा ये, ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य है, बंद अर्थव्यवस्था में गुणक के मूल्य से छोटा, या बंद अर्थव्यवस्था में गुणक के मूल्य से बड़ा, या बंद अर्थव्यवस्था में गुणक मूल्य के समान होता है। तो आंसर दीजिए। खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। तो इसका तो क्या होगा, हमेशा जो बंद अर्थव्यवस्था है उसके गुणक मूल्य से छोटा होगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था के गुणक मूल्य से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटे की बात करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 100 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 का आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन्स के अनुसार स्फीतिक अंतराल के कारण होता है। किन्स कहता है कि जो डिमांड, क्या डिमांड और सप्लाई के बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, यानी मुद्रा स्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कह रहा आंसर पूर्ति में कमी, या मांग में कमी, या अतिरिक्त मांग में कमी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अतिरिक्त मांग में कमी। क्या होगा, अतिरिक्त सप्लाई जा नहीं रहा है और लोग डिमांड कर अतिरिक्त मांग में कमी की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस चलायन का मुद्रा यानी गरम धन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गरम धन की बात कर रहा है, किसको, गरम धन की बात कर रहा है। तो किसको, FII को कहा जाता है। किसको, FII को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कह रहा यदि मुद्रा की पूर्ति 500 है और नामात्र आय 3000 है तो मुद्रा की गति क्या होगा। देखिए कभी कभी स्टैटिक्स है जहाँ पे मैथ की बात कर लेता है। किसकी बात कर रहा है, मैथ की बात कर रहा है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 5 सीधी सी बात है। क्या है, 5 2 जीरो कटा दीजिए और 5 से 36 होगा। क्या आंसर होगा, 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 104, 104 की बात कर रहा है। कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ मनी इल्यूशन इज फर्स्टली क्वाइंड बाय, यानी कह रहा है मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम गढ़ा गया। किसके द्वारा गढ़ा गया, बताइए किसके द्वारा गढ़ा गया। तो ये फिशर, किसके द्वारा, फिशर द्वारा। किसके द्वारा, बाय द फिशर, फिशर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में विनिवेश आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, विनिवेश की बात, डिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। कब किया गया बताइए। तो 1996 में। कब, 1996 में। 1991 में LPG की बात की गई थी और ये डिस इन्वेस्टमेंट की बात 1996 की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। यानी जो केंद्रीय बैंक है मुद्रा की आपूर्ति का विनिमय, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, तो एक केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य विदेशी विनिमय, स्वर्ण भंडार का एक देश में प्रबंधन, अंतिम ऋणदाताओं के रूप में कार्य करना। इनमें से कोई कार्य है, कौन कार्य नहीं है। तो सब कार्य है ही, बैंक के सारा कार्य है। तो एक में से कोई नहीं की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI एल बैंक को कॉर्पोरेट कार्यकाल कहाँ है। RBI एल बैंक, RBL बैंक का कार्य, RBL बैंक किसकी बात कर रहा है, RBL, RBI नहीं, RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है। RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है बताइए। तो कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। लगभग लगभग सभी का कार्यालय तो मुंबई में। आइए व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जमाओ अपने ऋण एवं अग्रिम द्वारा बढ़ने के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, बैंक अग्रिम या साख निर्माण या जमा, बताइए।
तो क्रेडिट साख निर्माण की बात करता है, क्रेडिट क्रिएशन की बात करता है, जमाओं को अपने ऋण एवं अग्रिम द्वारा बढ़ाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहा है। इफ गुड्स इज पब्लिक गुड, यदि एक वस्तु सार्वजनिक वस्तु है तो क्या होगा, बताइए। यदि एक वस्तु सार्वजनिक वस्तु है तो क्या होगा, बताइए। किसी को भी इसके लाभ एवं प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वस्तु सार्वजनिक वस्तु है तो किसी आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वैगनार की नियम संबंधित है किससे, हॉरिजेंटल इक्विटी से बिल्कुल, रियल इक्विटी से बिल्कुल, या वर्टिकल, तीनों से संबंधित है वैगनार का। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 40 क्वेश्चन था और 40 क्वेश्चन जो है अब हम कल करेंगे। कब करेंगे, तो हम कल करेंगे 40 क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे साथ 13 अगस्त से जुड़िए और एक सीट अपना सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए, प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार पर आप जुड़िए, प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार के साथ जुड़िए। यानी आप लोग 13 अगस्त से हमारे साथ जुड़िए। इकोनॉमिक्स में और एक सीट टीआर जो 4 है, 4 और 5 में एक सीट आप सुनिश्चित कीजिए पीजीटी के लिए 11th और 12th में। थैंक यू सो मच।